और आपकी बहुत पुरजोर फरमाइश पर एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जो है दास्तान। त्यानकुन सफर पर जाने के लिए तैयारियां शुरू करवाता है और कहता है कि 30 संदूक सोने के तैयार करवाओ। उनमें से एक संदूक में दुल्हन के जेवरात होंगे। जेवरात याकूत, जुमुर्द और लाल से तैयार करवाओ। फिर वो एक खातून से कहता है कि चीनी रेशम से बने कढ़ाई वाले लहंगे तैयार करवाओ और 10 हार भी चुनो। क्योंकि तैमूर और काया की शादी हो चुकी होती है, वो हैरानी से उससे पूछते हैं कि किसके लिए किसका हाथ मांगेंगे हम त्यानगुन। तो त्यानगुन उसे बताता है कि एक माजूर खान के लिए हम बलामीर की बेटी का हाथ मांगेंगे। वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। आकिस जो कि अभी तक दरख्त पर मौजूद है, वो देखती है कि कुछ सिपाही महल से घोड़े पर रवाना हो रहे हैं और दरअसल वो उसे ढूंढने के लिए निकले हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम लोग मुझे ढूंढने निकले हो, लेकिन तुम लोगों से पहले मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर तैमूर को अपने कमरे में जाते हुए दिखाया जाता है जहां उसकी चीनी बीवी मौजूद होती है। वो उससे पूछती है कि तुमने आने में देर क्यों कर दी। तो तैमूर उसे बताता है कि खुद को 2 सर वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की के पीछे मैंने सिपाही भेजे हैं। फिर वो तैमूर से कहती है कि क्या तुमने दरबार में काया के चेहरे की तरफ देखा था। तो उससे तैमूर कहता है कि मैं उसकी मनहूस शक्ल कई सालों से देख रहा हूँ। वो कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि जब लुटेरन को पकड़ने की जिम्मेदारी सरदार ने तुम्हें दी तो उसका चेहरा देखने वाला था। वो यकीनन भाग के उसके बाद अपनी माँ की गोद में गया होगा। फिर वो कहती है कि ये बात तो साफ हो गई है कि खान बाबा को काया से ज्यादा तुम पर भरोसा है, और अगर वो अपने बाद तुमको गोख खान बनाना चाहें तो मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा, और मेरे बाबा को भी इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। तैमूर को ये बात इंतहाई नागुज़ीर गुजरती है और वो उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि जिस दिन मैं कागन बना तो मैं क्या करूंगा। मैं किसको जलाऊंगा। मैं उसे जलाऊंगा जो चीनी शहंशाह को खुश करने की कोशिश करेगा। फिर काया को दिखाया जाता है जो इस बात से परेशान है कि उसके बाबा ने लुटेरन को पकड़ने की जिम्मेदारी उसके भाई तैमूर को क्यों दी, जबकि ये जिम्मेदारी उसे देनी चाहिए थी। उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द है, तो वो उसे बताता है कि हाँ। वो काया से कहती है कि तुम लुटेरन वाली बात को अपने सर पर इतना सवार मत करो, क्योंकि बाबा को तैमूर की तलवार से ज्यादा तुम्हारी अकल पर यकीन है। मगर ये सुनकर भी काया की परेशानी दूर नहीं होती। दूसरी जानिब आकिस पूरी रात महल के ऊपर नजर रखते हुए गुजार देती है। सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां गो खानदान खाने की मेज पर इकट्ठा होता है और अल्पागो आते ही तैमूर से पूछता है कि तुमने क्या किया, और तैमूर उसे बताता है कि मशरिक से मगरिब तक मैंने अपने सिपाही भेज दिए हैं। अल्पागो उससे कहता है कि उसे जल्दी पकड़कर मेरे सामने पेश करो। तैमूर कहता है कि जो हुक्म आपका मेरे सरदार, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द मैं उस भेड़िए के दोनों सर काट दूंगा। फिर वो दोनों खाने की मेज के सामने बैठ जाते हैं और अल्पागो की नजर एजे खातून और काया पे पड़ती है जो कि इशारों में बात कर रहे होते हैं। अल्पागो एजे खातून से कहता है कि जो भी कहना है खुलकर कहो, ऐसे मत देखो। एजे खातून अल्पागो से कहती है कि हम आपके भाई के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी बेटी का हाथ एक माजूर के लिए मांगा है। तैमूर अपनी माँ को टोकते हुए कहता है कि माजूर नहीं, उसका नाम बातूगा है। काया कहता है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, उसकी तो अकल ही नहीं है, उसे जो भी कहो वो बुरा नहीं मानेगा। फिर काया अल्पागो से मुखातिब होकर कहता है कि हमारे चचा बलामीर को बहुत ठेस पहुंचेगी कि हमने उनकी बेटी का हाथ एक पागल माजूर के लिए मांगा है। अल्पागो उसे कहता है कि मैं बलामीर यबगू के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि अपने वतन की खुशहाली के बारे में सोच रहा हूँ, और ये वक्त कबीले को जिंदा रखने के बारे में सोचने का है, क्योंकि जो भी इंसान आज जिंदा है कल को उसको मरना जरूर है, और यकीनन मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। ये सुनकर रेजे खातून उसे कहती है कि खुदा आपको सलामत रखे। अल्पागो उसे कहता है कि आसमान के मालिक ने कभी किसी को भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखा, और एक दिन मैंने भी इस दुनिया से चले जाना है। फिर अल्पागो काया से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चचा बलामीर यबगू की नजर इस तख्त पर नहीं है, उसकी नजर इस तख्त पर ही है। और वो दानिश अता को मुखातिब करते हुए कहता है कि क्यों, मैंने ठीक कहा ना। दानिश अता कहता है, जी मेरे सरदार, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल उनके मरासिम कुरूलते के साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर तैमूर की बीवी मीजिन कहती है कि उनके ताल्लुकात मेरे बाबा के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चीन को 10,000 घोड़ों का तोहफा दिया है। अल्पागो कहता है कि ये सब वही कर सकता है जिसकी नजर तख्त पर होती है।
दानिश अता कहता है कि अगर वो कुछ कर ना सका तो अपना सर जरूर उठाएगा। काया मुस्कुराकर पूछता है, क्या इसीलिए आप उसकी बेटी को अपनी बहू बना रहे हैं? तैमूर जवाबन कहता है कि नहीं, उसकी बेटी को बहू नहीं बना रहे, बल्कि उसको यरगमाल बना रहे हैं। अल्पागो कहता है कि अगर मेरे बाद मेरे भाई बलामीर ने तख्त पर नजर रखी तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। फिर वो काया से कहता है कि शायद वो मेरे बाद तुम्हारी खानियत को पहचानेगा और तुम्हारे सामने सर झुकाएगा, और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो गला दबा दे। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो तुम भी उसकी बेटी का गला दबा देना। क्योंकि अल्पागो ने खानियत की बात की होती है, इसीलिए तैमूर और उसकी बीवी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, जबकि काया उसकी बीवी और माँ के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। काया जो इस वक्त बहुत खुश होता है, अल्पागो से पूछता है कि खुदा आपको लंबी उम्र दे खान बाबा, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बाद मैं कागन बनूं? ये पूछते हुए वो तैमूर की तरफ भी देखता है। अल्पागो कहता है कि ये फैसला तो जिरगा करेगा, लेकिन हाँ, मुल्क हमेशा तलवार के जरिए फतह किए जाते हैं और मुल्क को चलाने के लिए इल्म की जरूरत होती है। शायद कल को तुम्हारा भाई तैमूर अपनी तलवार को तुम्हारी अकल के हवाले कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो गो खानियत को कोई भी मगलूब नहीं कर सकेगा। निजी खातून काया से मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, काया एक बहुत अच्छा कागन होगा, और अल्पागो से कहती है कि खुदा आपको लंबी उम्र दे, आप अपने मरने की बातें मत किया करें। अल्पागो कहता है कि तुम्हें ऐसा चेहरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं। फिर अल्पागो बातूगा की तरफ मुतवज्जो होता है और उसे कहता है कि तुम भी थोड़ा मुस्कुरा लो बातूगा। क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए लड़की का हाथ मांगने वाले हैं? लेकिन बातूगा खामोशी से सब सुनता रहता है। अल्पागो आंखों में नमी लिए हुए कहता है कि तुम भी सोचते होगे बातूगा कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, हाँ तुम्हारी अकल जरूर ले ली। बातूगा खाना छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है और महल के अहाते में आ जाता है और देखता है कि एक बग्गी में सोने के संदूक रखे जा रहे हैं, जबकि दूसरी में कैदी लड़कियों को बिठाया जा रहा है। किरात जो कि उधर ही मौजूद होता है, बातूगा को देखकर उसे तंग करने की नीयत से उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हमारे हाथों में तो तलवारें हैं और हमारे घोड़े तो सैलाब से मुकाबला करते हैं, लेकिन देखो, सरदार की बेटी की शादी एक माजूर खान से हो रही है। चलायर उसे रोकता है कि ऐसे मत करो। किराज कहता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बल्कि भले के लिए ही कह रहा हूँ। वो बातूगा को मजीद परेशान कर रहा होता है कि इतने में काया की बीवी वहां पहुंच जाती है और उसे कहती है कि गो के बंदे, क्या तुम गो के बेटे को परेशान कर रहे हो? किराज घबराकर कहता है कि नहीं खातून, मैं इसको परेशान नहीं कर रहा था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि सिर्फ ताकत और तख्त के जोर पर तुम किसी लड़की का हाथ मांगने मत जाओ, क्योंकि इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है। इल्ती खातून उससे पूछती है कि तुम्हें किस चीज की तकलीफ है, तो वो कहता है कि ये एक कम अकल इंसान है और इसकी शादी होने जा रही है और इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इल्ती खातून उसे कहती है कि तुम कौन होते हो जिसे गो की औलाद की तकलीफ हो रही है? फिर वो कहती है कि अगर तुमने मजीद मुझे गुस्सा दिलाया तो मंगोलों की तरह घोड़े से बांधकर मैं तुम्हारे जिस्म के चीथड़े कर दूंगी। बेहतर यही है कि तुम मेरे गुस्से से बच जाओ और इसी वक्त सफर पर निकल जाओ, और रात हमारे आने से पहले महल के सभी कमरे तैयार हों और आग भी जली हो। मीजिन जो खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, फिर वो इल्ती खातून के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम बातूगा को बचा रही थी, और क्या तुम खुद को इल्जे खातून समझती हो जो इस तरह से हुक्म दे रही थी? क्या तुम अपनी जगह जानती हो और अब तुम एजे खातून बनना चाहती हो? इल्ती खातून उसे कहती है कि मैं तो अपने आप को आदी कर रही हूँ। क्या तुम्हें भूल गया कि सुबह हमारे सरदार ने क्या कहा है कि मेरे बाद कागन काया ही होगा? इतने में एजे खातून वहां पहुंच जाती है और मीजिन उस वक्त इल्ती खातून से कह रही होती है कि दिन भी आएगा और वक्त भी बदलेगा, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एजे खातून उन दोनों से मुखातिब होते हुए कहती है कि किस बारे में खुश होने की जरूरत नहीं है, तो इल्ती खातून घबरा कर कहती है कि हमारी नई देवरानी आ रही है, इस पर मैं खुश हो रही थी और मीजिन ने मुझे कहा है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। अलम बरदार तहाइफ और लड़कियों वाली गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जब वो महल से बाहर निकलते हैं तो आकिस उन्हें देख लेती है और घोड़े पर सवार होकर वो भी वहां से रवाना हो जाती है। अल्पागो बाहर आता है और कहता है कि बातूगा को गाड़ी में बिठाओ, और तैमूर उसे कहता है कि मेरे भाई चलो, अब हमें रवाना होना है। एजी खातून अल्पागो से कहती है कि बाक्सी ने ख्वाब में काले बादल देखे हैं। बेहतर यही होगा कि सफर पर रवाना होने से पहले हम आसमान के मालिक के नाम पर कुर्बानी दे दें, ताकि हमें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। अल्पागो कहता है
कि कुर्बानी तुम महल वापस आकर देना। हमें सुबह से पहले रवाना होना है और चलो अब हमें जल्दी जाना है। फिर इनका काफिला भी महल से रवाना हो जाता है। आकिस जंगल में एक जगह पहुंच जाती है जहां उसके दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं लेकिन छुपे होते हैं। फिर वो एक मखसूस आवाज निकालती है और उसका भेड़िया उस तक पहुंच जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को आवाज देते हुए कहती है कि तमगा के पास गोकागन की लड़कियों से भरी हुई एक गाड़ी मिली है और उन्हें बचाना जरूरी है। और एक और गाड़ी भी है जिसमें सोने के बक्से रखे हुए हैं और रेशम के कपड़े भी हैं। ये सुनते ही सिरमा और यमन उसके पास भागे चले आते हैं और सिरमा उससे पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्या वाकई उन बक्सों में सोना भरा है। आकिस कहती है कि अगर सच पूछो तो मैं ये नहीं जानती कि उन बक्सों में क्या है, मगर ये जरूर जानती हूँ कि उनमें वो कुछ जरूर होगा जो किसी के लिए घर बनाने के लिए बहुत होगा। फिर वो उन्हें कहती है कि अपने घोड़े लो और मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ गोक सिपाही तहाइफ और लड़कियों की गाड़ी लेकर एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहां पहले से आकिस और उसके साथियों ने रस्सियों का जाल बिछाया होता है और आकिस उनको छुपकर वहां से देख रही होती है। जैसे ही वो एक जगह पर पहुंचते हैं सिरमा और यमन अपने घोड़े भगा देते हैं और उनके भागने की वजह से वो सिपाही और घोड़े उस जाल में फंस जाते हैं और वो सब के सब उलटकर जमीन पर गिर जाते हैं। जो सिपाही घोड़ों पर होते हैं आकिस और उसके साथी उनके ऊपर तीरों से वार करते हैं और उनको हलाक कर देते हैं। फिर ये सिपाही तलवारें और ढालें लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आकिस उनके ऊपर चाकुओं से हमला करती है। जो सिपाही गाड़ी के करीब मौजूद होता है यमन उसके गले में रस्सी डालकर उसको लटका देता है और वो वहीं हलाक हो जाता है। फिर ये तीनों बाकी बचे सिपाहियों पर तलवारों से वार करते हैं और देखते ही देखते जितने बाकी बचे सिपाही होते हैं उन सबको हलाक कर देते हैं। आकिस ऐसे तलवार चलाती है कि वो सिपाही खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और जमीन पर ढेर हो जाते हैं। किरात जो घोड़े से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था वो अब होश में आ रहा होता है और आकिस पैर रखकर उसका सर दबा देती है और आकिस के इशारा करने पर यमन उसे कहता है कि दो सर वाले भेड़िए के पंजे ने उन लड़कियों को आज़ाद करवा लिया है जो कि गोक खान की कैदी थीं और उनके माल पर भी कब्जा कर लिया है। किराज कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की गोक खान के काफिले पर हमला करने की। यमन कहता है कि जब तुम्हें होश आए तो ये पैगाम तुम अल्पागो को दे देना। आकिस किराज के सर पर जोर से लात मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब अल्पागो खान का काफिला अपने रास्ते पर रवा दवा होता है। आकिज और उसके साथी तहाइफ और लड़कियों की गाड़ियों को लेकर महफूज मकाम पर आ जाते हैं और आकिज चाकू की मदद से उनकी गाड़ी का ताला तोड़ देती है और वो लड़कियां बाहर आ जाती हैं जो कि बहुत डरी और घबराई हुई होती हैं। आकिज उन्हें कहती है कि जाओ अब से तुम आज़ाद हो। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर उनमें से एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम दो सर वाले भेड़िए का पंजा हो, और एक दूसरी लड़की कहती है कि हमें अपना नाम तो बताओ ताकि कल को हम अपने बच्चों के वही नाम रख सकें। और आकिस उन्हें कहती है कि नाम की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि तुम अपने बच्चों को ये बताना कि दो सर वाला भेड़िया आएगा और तुर्कों को गुलाम बनाने का जमाना फिर खत्म हो जाएगा। आकिस उन्हें कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ और जाते हुए ये संदूक भी लेती जाओ। मुझे पता है कि इसमें सोना है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और वो जैसे ही उस संदूक को खोलती है तो वो संदूक सोने और जवाहरात से भरा होता है। लड़कियां वो सोना देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। आकिज उनसे पूछती है कि ये सब तो सोने से भी ज्यादा बेहतर है और ये सब किस लिए था। और एक लड़की उसे बताती है कि ये दुल्हन के पहनने के लिए है। आकिज पूछती है कि कौन सी लड़की और कौन सी दुल्हन। वो लड़की उससे बताती है कि हमने गोक बेग को बातें करते सुना था कि अल्पागो खान अपने भाई बलामीर की बेटी का हाथ मांगने के लिए जा रहा है। ये संदूक और हम भी गोक कागन की तरफ से तोहफा था। फिर आकिस पूछती है कि किस बेटे के लिए वो हाथ मांगने जा रहा है। तो वो लड़की उसको बताती है कि उसका एक बीमार बेटा है जिसका एक हाथ और पाँव नहीं चलता और वो पागल भी है। उसी के लिए वो लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। आकिस समझ आती है कि ये बतूगा के बारे में बात कर रही हैं और सोच में गुम हो जाती है। फिर वो लड़कियों से कहती है कि ये संदूक ले लो और अब से ये गाड़ी भी तुम्हारी है। और वो खुशी खुशी उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं। लेकिन आकिस अभी भी बतूगा के बारे में ही सोच रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि यमन सोने का संदूक खोलकर बैठा है और वो आकिस से कहता है ये तो बहुत ज्यादा सोना है, ये हम गांव वालों को कैसे दे सकते हैं, वहां तो ना खाने को है और ना पीने को। और आकिस से कहता है कि बताओ अब हम क्या करेंगे। आकिस उसे कहती है कि हम शहर में जाकर ये सोना नहीं बेच सकते। हम जहां भी इसे बेचेंगे वो समझ जाएंगे कि ये गो कागन का खजाना है। लेकिन ये सच है कि ये सोना इतना ज्यादा है कि ये पूरे बॉस्किर का पेट भरने के लिए काफी है।
सिरमा जो कि रेशम के कपड़े देखकर बहुत खुश हो रही होती है, वो आकिब से कहती है कि आओ देखो ये कितने खूबसूरत कपड़े हैं, और मुझे अफसोस है इस बात का कि गोग की बहू ये कपड़े नहीं पहन सकती। फिर आकिज उसे कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है अपने लिए चुन लो। सिरमा कहती है कि मैं जब दुल्हन बनूंगी तो मैं ये सुर्ख रेशम पहनूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया है। फिर वो आकिज से कहती है कि तुम भी अपने लिए पसंद कर लो, और वैसे मुझे ये रंग तुम्हारे लिए बहुत पसंद आए हैं। आकिज कहती है कि मैं तो एक जंगजू हूँ, मुझे इन रंगों से कुछ लेना देना नहीं। और सिरमा कहती है कि नहीं, मैं दुल्हन हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो ये कहकर बहुत खुश हो रही होती है, और आकिज भी उसे देखकर बहुत खुश होती है कि इतने में आकिज की नज़र अल्पागो खान के काफिले पे पड़ती है, जिसमें अल्पागो खान भी होता है। और जब उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती, और उसे वो वक्त याद आता है जब अल्पागो खान ने उसकी आंखों के सामने तलवार से वार करके उसके बाप को मार डाला था। सिरमा भी उन्हें देख लेती है और वो कहती है कि गोग की फौज आ गई, चलो अब हम यहाँ से भागते हैं। आकिज उसे कहती है कि इस दफा दाग नहीं भागेंगे। यमन उसे पूछता है तो फिर हम क्या करने वाले हैं। आकिज कहती है कि इस बार दो सर वाले भेड़िया का पंजा अल्पागो खान की जान लेगा। अल्पागो खान का काफिला वहां तक पहुंच जाता है जहां आकिज और उसके साथियों ने उसके सिपाहियों को मारा था। जो सिपाही आगे मौजूद होता है वो सारे काफिले को रुकने के लिए कहता है, और सल्तूक भी कहता है बाकी सिपाहियों से कि तुम सरदार की हिफाजत करो। और सल्तूक बे और तैमूर कुछ सिपाहियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और वो देखते हैं कि तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं। और किराज जो कि होश में आ रहा होता है, वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। किराज उन्हें बताता है कि दो सर वाले भेड़िए के पंजे ने हमला किया और तमाम सिपाहियों को मार डाला और खजाना भी लूट लिया। फिर वो दोनों वापस अल्पागो खान के पास आते हैं, और तैमूर से अल्पागो खान पूछता है कि क्या हुआ है यहाँ पर। तैमूर उसे बताता है कि किराज के अलावा सभी सिपाही मारे जा चुके हैं, और इस बार भी लानत हो उस पर, वही दो सर वाले भेड़िए का पंजा ही है। फिर वो सल्तूक बेग से कहता है कि कुछ फौज यहीं रहने दो ताकि वो सरदार की हिफाजत कर सके, और बाकी सिपाहियों को लेकर जाओ और पूरे बॉस्कीर का चप्पा चप्पा छान मारो। हर जगह की तलाशी लो और महफूज जगह देखकर शाही खैमे भी लगाओ। काया कहता है कि खैमे यहाँ नहीं लगाए जाएंगे। तैमूर कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ आसानी से हमला किया जा सकता है, इसलिए खैमे पहाड़ पर लगाते हैं। काया कहता है कि पहाड़ पर नहीं, उसके पीछे जो जंगल है वो ज्यादा महफूज है, इसलिए खैमे वहीं लगाए जाएंगे। नदी के किनारे पर खैमे लगाने का काम शुरू हो जाता है, और जबकि नदी की दूसरी तरफ आकिज अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अल्पागो और बाकी सब खाने के लिए बैठे होते हैं कि पतुगा वहां से उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता है और नदी की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो उस जगह के करीब आकर रुक जाता है जहां से वो और उसकी माँ फरार होना चाहते थे, लेकिन अल्पागो खान ने उसकी माँ को वहां पर कत्ल कर दिया था। उसके चलने के अंदाज से आकिज उसको पहचान लेती है कि यही बतुगा है, और बतुगा जब उस तरफ जा रहा होता है तो अल्पागो खान उसे देख रहा होता है, और उसे भी याद होता है कि ये वही जगह है जहां पर उसने उसकी माँ को मार डाला था। अल्पागो सिपाहियों के साथ बतुगा के पीछे आता है, और जब आकिज ये देखती है तो वो फौरन अपना तीर निकाल लेती है और कमान खींचकर अल्पागो खान का निशाना लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दिल की धड़कन इस कदर बढ़ जाती है और उसके हाथ इस कदर कांपते हैं कि वो निशाना लेने में नाकाम हो जाती है। फिर अल्पागो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम यहीं रुको, और खुद अकेला बतुगा के पास आता है। वो दोबारा अल्पागो खान पर तीर से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके आगे बतूगा खड़ा होता है और वो अल्पागो पर वार नहीं कर पाती। और अल्पागो अपना हाथ बतूगा के कंधे पर रखता है, जो कि उस वक्त ये याद कर रहा होता है कि अल्पागो खान ने उस वक्त उसकी माँ से कहा था कि मैंने अपना दिल दुश्मन की बेटी को दिया था और आज मैं उससे वापस लेता हूँ। और ये कहते साथ ही उसने तलवार से उसकी माँ के दिल पर वार किया था, और वो क्योंकि छोटा बच्चा था सिर्फ दूर से चिल्लाता ही रह गया और कुछ न कर सका। अल्पागो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वो सब याद है। तुम्हें वो सब याद नहीं हो सकता, और उसे याद करने की कोशिश भी मत करो। अगर तुम ये याद करोगे तो अपने बाप की तरह गम में डूब जाओगे। फिर वो बतूगा से कहता है कि उस दिन जब मैंने तुम्हारी माँ की जान ली थी तो तुमने एक अहद लिया था कि मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, और वैसा ही हुआ है। तुमने आज तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। अल्पागो बतूगा से कहता है कि शायद आसमान के मालिक ने उस दिन तुम्हारी दुआ सुन ली और तुम्हारी अकल भी ले ली और आवाज भी बंद कर दी, और इस तरह से उसने तुम्हें ये सजा दे दी। फिर वो बतूगा से कहता है कि शायद ये मेरे लिए एक इनाम है
क्योंकि उसने तुम्हारी अकल और आवाज़ ले ली लेकिन मुझे एक सहारा दे दिया। मैं जो बात किसी से नहीं कर सकता वो सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ। वो आंखों में नमी लिए बतूगा से कहता है कि जब मैं अपनी बाईं तरफ देखता हूँ तो अपने बेटे तैमूर को देखता हूँ, तलवारबाजी करते हुए, दुश्मन को खदेड़ते हुए, खून बहाते हुए, लेकिन मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कर सकता। वो कहता है कि जब मैं अपनी दाईं जानिब देखता हूँ तो अपने बेटे काया को देखता हूँ, जो कि कलम का इस्तेमाल करता है और खून बहाए बगैर इलाके भी फतह कर लेता है और सिल्क रूट पर बहुत पैसे बना रहा है। किसी भी परेशानी को बहुत आसानी से हल करने वाला है वो, लेकिन उससे भी मैं अपने दिल की कोई भी बात नहीं कर सकता। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखता है और बातूगा से कहता है कि जब भी मैं अपने दिल की तरफ देखता हूँ तो मुझे तुम नजर आते हो। अल्पागो बातूगा से कहता है कि ना ही कभी तुमने किसी का खून बहाया है, ना तुमने कभी मुझे घुटने टेकने दिए और ना ही कभी तुमने मेरा सर कहीं झुकाया। खान लोगों को कभी तुम्हारी वजह से कोई जख्म नहीं मिला, लेकिन एक बात जो तुम नहीं जानते वो ये है कि तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत मददगार थे। खान होने की वजह से अल्पागो खान बहुत अकेला रह गया था और तुमने हमेशा उसकी बहुत मदद की। अपनी हर तकलीफ और दर्द मैंने हमेशा तुमसे ही बयान किया है और मुझे सुकून ही मिला है। और अभी भी तुम्हारी माँ का जो दर्द मेरे दिल में है मैं सिर्फ तुमसे बयान कर सकता हूँ, तुम्हारे बाद किसी खान से नहीं कर सकता। बातूगा जिसकी आंखों में आंसू होते हैं वो खामोशी से सब कुछ सुन रहा होता है। अल्पागो फिर उसे कहता है कि अब गो खान को भी तुमसे फायदा होने जा रहा है। मेरे भाई की बेटी की शादी तुमसे हो रही है, वो तुम्हारी दुल्हन बनेगी और मेरी यरगमाल बन के रहेगी। और जब तक मेरे भाई बलामीर की इकलौती औलाद मेरे महल में यरगमाल बनी रहेगी वो कभी भी मेरे आगे सर नहीं उठाएगा। अल्पागो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी सिर्फ इसी वजह से करवा रहा हूँ ताकि गो खान तकसीम ना हो जाए। फिर वो बातूगा से कहता है कि तुम मेरी बात समझ गए हो ना। फिर बेबसी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि शायद तुम नहीं समझे। कोई बात नहीं, तुम्हारा ना समझना भी मेरे काम ही आएगा। अल्पागो बातूगा से कहता है कि कुछ तो कह दो। फिर इंतहाई तकलीफ और दर्द से उसकी तरफ देखता है और कहता है एक बार अपनी आवाज सुना दो। मगर बातूगा खामोशी से खड़ा रहता है। फिर अल्पागो पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो पहाड़ तुम देख रहे हो मैं इन सबको रेजा रेजा कर दूंगा, और ये जो दरिया बह रहा है इसको मैं खुश्क कर दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे अपनी आवाज सुना दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पे। एक बेबस बाप इंतहाई कर्ब से खड़ा होता है और बातूगा उसके सामने बुत बना रहता है, और वो सभी इस बात से नावाकिफ हैं कि उस पार आकिस घात लगाए बैठी है दाग कबीले की वो बेटी जिसको इतना बड़ा दुख अल्पागो खान ने दिया था। आज वो अपने बाप का बदला लेने के लिए वहीं उनके सामने मौजूद है। दूसरी तरफ दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां चोलपान खान अपने सिपाहियों को तीर अंदाजी सिखा रही होती है कि एक उड़ता हुआ बाज चोलपान खान को नजर आता है जो कि कोई पैगाम लेकर आया होता है। चोलपान उसे अपने बाजू पर बिठाती है और उसके पंजे से बंधे उस टुकड़े को उतार लेती है। फिर वो पैगाम पढ़ना शुरू करती है। पास ही खड़ी एक खातून उससे पूछती है कि क्या इसमें कोई बुरी खबर है, तो चोलपान आंखों में आंसू लिए कहती है कि नहीं, इसमें बुरी खबर नहीं है बल्कि अच्छी खबर है। मेरी बहन तिलसिम का बेटा और मेरा भांजा बतूगा शादी कर रहा है। फिर रात का मंजर दिखाया जाता है जहां एक तरफ तो गोग अपने खैमों में मौजूद हैं और उन्होंने मशलें जला रखी हैं, जबकि दूसरी तरफ आकिस, सिरमा और यमन मौजूद हैं। और आकिस सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि उसे किसी भी तरह मिल जाए और वो अल्पागो खान का खात्मा कर दे। फिर आकिस कहती है कि मैं ऐसे अल्पागो खान को नहीं मार सकती क्योंकि गोग के सिपाही चारों तरफ फैले हुए हैं और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सिरमा आकिस से कहती है कि लेकिन अगर इसी तरह हम इंतजार करते रहे तो यकीनन वो सिपाही आकर हमें पकड़ लेंगे। तो तुम्हें अब किस बात का इंतजार है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। हर तरफ गोग के सिपाही हैं, हम जो भी कोशिश करेंगे हम बच नहीं सकेंगे। फिर आकिस कहती है कि सबसे बेहतर हल तो यही है कि वहां पर आग लगा दी जाए। सिरमा ये सुनकर कहती है कि इस बात में बहुत खतरा है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा। यमन कहता है कि हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि जो सिपाही हमें ढूंढने के लिए निकले हुए हैं अगर वो भी वापस आ गए तो वो जरूर हमको पकड़ लेंगे। मगर आकिस हर खतरे को नजरअंदाज करके अपने फैसले पर डटी रहती है और उन दोनों से कहती है कि मैं जो भी करने वाली हूँ इसमें मेरा साथ दो।
और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने भेड़िए से कहती है कि तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। फिर वो गोक सिपाहियों से नजर बचाते हुए और छुपते हुए नदी किनारे तक आ जाती है और अपने कपड़े का एक टुकड़ा मुट्ठी में लिए ये दुआ करती है, ऐ माओ और आबाओ अजदाद से बचे हुए पानी, तू मेरी हिफाजत कर और अपनी रूह के साथ मेरा साथ दे और मुझे कबूल कर। और फिर वो कपड़े का टुकड़ा पानी में फेंक देती है। फिर आकिस वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसकी मदद से पानी में तैरना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए और गोक सिपाहियों से नजर बचाते हुए वो दूसरे किनारे पहुंच जाती है। जबकि अल्पागो और उसका पूरा खानदान रात के खाने में मसरूफ होता है। वो नजर बचाकर खैमों के पीछे जाती है और वहां पर मिट्टी का तेल डालना शुरू करती है। इसी दौरान एजे खातून, जो कि इसी कश्मकश में मुब्तला होती है कि बाक्सी खातून ने उसको बताया था कि उसने ख्वाब में काले बादल देखे हैं और उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने आने से पहले कोई कुर्बानी नहीं दी, तो फिर वो अल्पागो से मुखातिब होती है और उसे कहती है कि हो सकता है ये मुसीबत इसलिए हम पर आई है कि आसमान का मालिक भी ये नहीं चाहता कि बातूगा की वहां पर शादी हो। अल्पागो, जो उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसको ये जवाब देता है कि दरअसल ये आसमान के मालिक की वजह से नहीं हो रहा, ये खुद को दोसर वाला भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की की वजह से हो रहा है। एजे खातून कहती है कि अगर आसमान के मालिक की मर्जी होती तो वो सिपाही कभी भी ना मरते और वो उस लुटेरी को जरूर पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने दुल्हन के वो जेवरात चोरी होने दिए। ये इसी बात की तरफ इशारा है कि वो नहीं चाहते कि बतूगा की शादी हो। फिर वो अल्पागो से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि आने से पहले कुर्बानी दे दी जाए ताकि आसमान के मालिक की भी रजामंदी शामिल हो जाए। इतने में आकिस तैरते हुए दोबारा उसी किनारे पहुंच जाती है जहां सिरमा और यमन मौजूद होते हैं। एजे खातून के बहुत इसरार पर अल्पागो अपने बेटों और बहुओं से मुखातिब होता है और उन्हें कहता है कि चलो अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें आसमान के मालिक के नाम पर कुर्बानी देनी है और उनकी इजाजत भी लेनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी माँ खामोश नहीं होगी। और ये सुनकर वो सभी मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर वो सब उठ खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं। आकिस इस बात से बहुत मुतमईन होती है कि अब वही होगा जो वो चाहती है, लेकिन जब उन सबको चलते देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये सब क्या करने वाले हैं, जबकि ये लोग अपने अकायद के मुताबिक अपनी रसूमात की अदायगी शुरू करते हैं। बाक्सी खातून अपनी रवायात के मुताबिक आग के गिर्द घूमना शुरू करती है और इतने में एजे खातून कहती है कि आसमान के मालिक को हमारी इत्तला दे दो और बहुत आवाज के साथ तीर चलाओ। अल्पागो इशारा देता है और वो दोनों सिपाही आग के तीर आसमान की तरफ छोड़ देते हैं। फिर एजे खातून आसमान की तरफ हाथ उठाती है और साथ ये दुआ करनी शुरू करती है कि ए आसमान के मालिक, हमने आपकी रजामंदी के लिए रस्म की अदायगी की है, हमारी तरफ देखो और जो तीर हमने चलाए हैं उनकी आवाज सुनो। फिर वो कहती है कि आसमान और जमीन के एक ही मालिक सरदार गो खान और एजे खातून की आवाज सुनो। हम आपको राजी करने के लिए जमीन पर गंदुम डालेंगे, आप हमारी दुआ सुन लें। फिर कुछ सिपाही जमीन पर गंदुम गिरा देते हैं। फिर वो कहती है कि हम आपके लिए खून भी बहाएंगे और आपकी खुशनुदी के लिए हम घोड़े भी छोड़ देंगे, और उसके बाद घोड़ों को भी छोड़ दिया जाता है। ये दरअसल उस दौर की खुद साख्ता रवायात और रसूमात हैं जिनका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। फिर वो कहती है, आसमान, जमीन और बारिश के मालिक, हमने जो कुछ भी किया है इसे कबूल फरमा और हमारी मदद कर, और हमें कोई इशारा दे कि क्या इस रास्ते पर चलना हमारे लिए खैर है या नहीं। और वो सब आसमान की तरफ नजरें उठाए हुए किसी इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में आकिस जलता हुआ तीर चलाती है और वो खैमे पर आकर गिरता है और खैमे को आग लग जाती है। अल्पागो और बाकी सब ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने में सिरमा और यमन भी आग वाले तीर चलाते हैं और वहां पर और आग भड़क जाती है। काया परेशानी में तैमूर को आवाज देता है और तैमूर कहता है कि इस रस्म को यहीं खत्म करो। और आग लगने की वजह से जो रोशनी होती है, आकिस अल्पागो खान को बहुत वाजिया तौर पर देख सकती है। सल्तूक भी चिल्लाकर सिपाहियों को पुकारता है और उन्हें कहता है कि फौरन सरदार की हिफाजत करो। अभी वो वहां जा ही रहे होते हैं कि इतने में आकिस, जो कि इतने अरसे से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब वो अल्पागो खान की जान ले, इकट्ठे 2 तीर चलाती है और वो दोनों तीर अल्पागो खान के सीने में जा लगते हैं। और बातूगा, जो अल्पागो के बिल्कुल साथ खड़ा होता है, जब उन दोनों तीरों को आते देखता है
तो खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ गिर जाता है। हिजी खातून अल्पागो की तरफ भागती है क्योंकि किसी के वहमो गुमान में ही ना था कि क्या होने वाला है। काया, तैमूर और उनकी बीवियां भी वहीं आ जाती हैं और हर तरफ भगदड़ मची होती है। सिपाही ढाले लेकर फिर उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। आकिस ये सब देखकर बहुत मुतमईन होती है और उधर अल्पागो खान अपनी आंखें मूंद लेता है। इतने में बातुआ की नजर उस पार खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ में लकड़ी की तलवार होती है और वो उसको देखता ही रह जाता है कि ये कौन है। फिर उसे वो दिन याद आता है जब अल्पागो उसे घोड़े पर बिठाए दाग कबीले ले गया था और उसकी माँ की लाश को भी लेकर गया था और एक छोटी सी बच्ची ने उसे आकर एक लकड़ी की तलवार दी थी और साथ कहा था कि रो मत, ये ले लो। और आज तक वो लकड़ी की तलवार उसने संभाल कर अपने पास रखी है। वो उसको गौर से देखता रह जाता है। आकिज वो तलवार उठाती है और उसको देखते हुए कहती है कि ये सब मैंने उन दो बच्चों के लिए किया है जिनके साथ उस दिन अल्पागो खान ने जुल्म किया था।